हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े ही अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो हमारे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। देखिएगा, हमारे सामने है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है। देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारे पास चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास रेस्ट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और रेस्ट कंडीशन में होने के साथ साथ ये अपने आसपास एक अपने सराउंडिंग में एक फील्ड को क्रिएट करते हैं, उसे हम फील्ड कहते हैं, जो कि हमारा चार्ज फील्ड कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। अभी तक आपने 10th क्लास में पहली बार चार्ज का नाम सुना होगा, ठीक है। पहली बार आपने जो नाम सुना होगा चार्ज का, वो आपने 10th क्लास में सुना होगा बाय बुक। वैसे आपको पहले से ही पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में जो चार्ज आता है, मतलब जो हमारी बैटरी है, फोन की बैटरी जो चार्ज होती है, चार्ज वैसे ना आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अभी देखो, हमने जो 10th में पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है उसके बारे में सीखेंगे। उसको फ्लो कराने के लिए जिस एलिमेंट की जरूरत होती है, जो पार्टिकल होता है, वो है चार्ज। अभी सिर्फ हम उस चार्ज के बारे में जानेंगे और उसके कुछ लॉज के बारे में जानेंगे। तो पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक, बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो क्या कहलाएगी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगी। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो फोर्स है उसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, ठीक है। इसी के बारे में आगे हमें बताया गया कि जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखो, टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास कोई भी अगर बैटरी होती है या कोई सेल होता है, उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इसी से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है, ये जो पहली बार जब ये नाम हमारे सामने आए थे, तो उसका रीजन कौन था, उसका रीजन था हमारे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने ही प्रपोज किए थे टू नाम ऑफ चार्जेस, जो कि क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने एक बात और भी कही, या हम ये भी कह सकते हैं, यहीं से हमें ये पता चला कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिव, ठीक। जैसे कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, जैसे एक चार्ज है ये पॉजिटिव है और आपके पास एक और चार्ज है जो कि नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये हमने सीखा है, यही हमने बताया है कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारी नोट के अंदर डेफिनेशन आ गई है। हमने यहाँ पर जब हमें ये पता चला कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमारे मन में ये भी जानने की इच्छा होगी कि जो ये चार्जेस हैं ये होंगे कैसे। मतलब जब हम सेम टाइप ऑफ चार्जेस को एक साथ लेके आते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस को एक साथ लेके आएंगे तब क्या होगा। तो देखो, जब सेम टाइप ऑफ चार्जेस एक साथ हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। वैसे ही जब बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, वो दोनों को जब हम पास लेके आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दूसरे, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक है बच्चों। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया है वो है कंडक्टर। अब देखो क्या है ना कि जब हमारे पास चार्जेस आते हैं तो उनको हम फ्लो भी करवाएंगे, ठीक है। वो किसी न किसी मटेरियल के अंदर तो जाएगा ही जाएगा ना, ठीक है। तो दो टाइप के मटेरियल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वैसे तीसरा टाइप का जो मटेरियल है वो भी होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे, बाद में कभी बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो जो कंडक्टर्स हैं वो क्या है, द मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो फ्रीली, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो, या इलेक्ट्रॉन्स जो है, कोई एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो, उनका जो फ्लो है वो फ्रीली हो पाए, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। बेसिकली ये है।
और जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिसमें से क्या हो, करंट फ्लो ना कर पाए, उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। तो देखो, द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्लास एंड प्लास्टिक है, और ऐसे ही हमने कंडक्टर्स की भी लिख रखी है। देखना, द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो फ्रीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स जो हमारे पास होंगे उस वो क्या है, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, ठीक है। इसी वजह से देखो हमारे जो चार्ज है वो इन मटेरियल्स के अंदर से बहुत अच्छे से फ्लो हो पाता है। इसीलिए हम जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है, ठीक है, और हम घर के अंदर जो वायरिंग यूज करते हैं वो कॉपर की होती है, ठीक है। अब देखो, चार्जेस जो होते हैं उनके कुछ टाइप्स और भी होते हैं। जैसे चार्ज, हम किसी भी बॉडी को चार्ज आप कैसे करो, ठीक है। उनमें से पहला जो हमारा चार्ज है, जो मेथड है, वो है चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब चार्ज बाय फ्रिक्शन क्या है, देखो, जैसे एक ये पेन है, इसको मैं रब करता हूँ तो वैसे ये इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो इसको मैंने रब करा, ठीक है, किसी भी चीज के पास लेके जाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये आप सभी ने देखा हुआ है, जब हम बचपन में क्या करते थे, हम बचपन में एक स्केल लेते थे और स्केल को अपने बालों से रब करते थे, और उसको जब हम पेपर के पास लेके जाते थे तो वो उस पेपर को क्या कर लेता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। ये क्या है, ये ही हमारा चार्ज बाय फ्रिक्शन है। तो देखो, when two objects are rubbed against each other, then the generating electricity is called frictional electricity। मतलब उसे हम चार्ज बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। जब हम दो पार्ट को आपस में रब करते हैं तो जो बॉडीज होती हैं उनमें चार्जेस का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। अब देखो, इसी में एक चीज निकल के क्या आती है कि कोई भी मटेरियल, देखो इसमें क्या हमने क्या लिखा है, द मटेरियल विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स, जो मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस कर देगा, तो वो कैसा चार्ज लेके रखेगा अपने पास, वो हमेशा अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है। जिसने अपने चार्जेस को दे दिया, मतलब कोई अब पार्टिकल है या कोई एलिमेंट है, कोई मटेरियल है, जब वो अपने चार्जेस को गिवन कर देता है, दे देता है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। एंड मटेरियल विच गेन इलेक्ट्रॉन्स गेट्स, क्या हो जाएगा, इक्वल गेट्स एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसा कोई पार्टिकल, जो पहला पार्टिकल है एक, जैसे हम दो पार्टिकल लेते हैं, हमारे पास एक पार्टिकल है ए, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और दूसरा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक हमारे पास बी है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये अपने अंदर लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम लिख देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लेता है अपने पास, या उनको ले लेता है, ठीक है, तो गेन करता है, बेसिकली गेन करता है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। और जो पार्टिकल्स अपने चार्जेस को गिवन कर देता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा चार्ज बाय फ्रिक्शन और उसकी डेफिनेशन में देखी। देखो इसके बाद तो और आते हैं, जैसे हमारे पास है चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। चार्ज बाय कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं है, देखिए बेसिकली क्या है कि आप सपोज करो ये जो है पूरा बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मेटल की सरफेस है, आप ये मान लीजिए। अब इस मेटल की सरफेस के ऊपर जब मैं इसको करंट देता हूँ, ठीक है, तो जो करंट है वो इस पूरे सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है, फ्रीली फ्लो करेगा। लेकिन क्या वो जो करंट है वो इस मेटल के अंदर है या इसकी आउटर सरफेस के ऊपर है? जितना भी करंट होगा, जितने भी चार्जेस होंगे, वो क्या होगा, इसके मेटल के सरफेस के ऊपर आएंगे, आउटर सरफेस पे, ना कि इनर सरफेस पे, ठीक है। इनर सरफेस का मतलब ये नहीं कि इसके पीछे की तरफ तो आएगा ही करंट, बट अंदर जो हमारा मटेरियल है, जैसे ये आप ये मान लो कि एक लोहे का पेन है, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैंने इसको चार्ज दिया है तो चार्ज इसके इस बॉडी के ऊपर है, जो इसके अंदर ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हमारे पास एक आप एक सर्किल मान लीजिए, या फिर आप ये स्फेरिकल शेल मान लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज जो है वो इसके आउटर सरफेस के ऊपर होगा, पॉजिटिव के थ्रू, बजाय हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके आउटर सरफेस के होंगे, और जबकि इसके अंदर यहाँ पर ये जो खाली जगह है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं
आएगा। ये बताया गया हमें चार्ज बाय कॉन्टैक्ट के अंदर। और जब हम बात करते हैं चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है आपके पास जो कि चार्ज है, आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और एक और बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, जब भी आपके पास ऐसी चीज आए तो आप समझें न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं, मतलब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसी अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है तो वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी, क्योंकि उसके ऊपर सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं इसलिए। लेकिन जब हम एक अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज को इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो ये चार्जेस हैं ये सेपरेट हो जाते हैं और जो अपोजिट टाइप का जो चार्ज होता है वो सरफेस के एक बॉल के ऊपर आ जाता है। और जब हम इसको, इस पार्टिकल को जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो जो अपोजिट, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज चला जाता है नीचे और हमारे पास जो इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया, अब ये चार्ज बॉडी हो गई तो वो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, चार्ज बाय इंडक्शन। अब देखो अब आ जाती है हमारे पास यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो देखो जो चार्ज होता है उसकी यूनिट, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, जिसे हम सी के थ्रू डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, देखिएगा आगे, ठीक है। यहीं से हम इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं जो कि हमने 10th क्लास में देखा था। हमारे पास 10th क्लास में एक फॉर्मूला आया था, I इक्वल्स टू Q अपॉन C, सॉरी Q अपॉन T, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा I T। और हमें अब पता है कि जो Q है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और I मतलब करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो हम लिख सकते हैं 1 कूलाम इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकंड, ठीक है। अगर आपसे 1 कूलाम की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि जो 1 कूलाम चार्ज होता है वो 1 एम्पियर पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसी फॉर्मूले से, यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था इस फॉर्मूले से हम चार्ज के डायमेंशन को भी फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा Q इक्वल्स टू, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, I मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम, ठीक है। देखिएगा हमें पता है M/T ये होता है हमारा डायमेंशन के लिए, तो M मास यहाँ पे है नहीं तो M 0 आ जाएगा, लेंथ भी नहीं है वो भी 0, T टाइम है यहाँ पे 1, और जो एडिशनल है वो हमारे पास एम्पियर है वो इसके साथ आ जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे चार्ज की क्या हो जाएगी, ये हमारे चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ठीक है। जो कि क्या होगा, M0 L0 T1 A1, ये हमारे पास चार्ज का डायमेंशन आ चुका है। अब देखो देखिएगा जो हमारे पास जो चार्ज होता है ना, जो एक चार्ज, जैसे अभी आपके पास 1 कूलम चार्ज आता है, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है। कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 9 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, जो कि CGS में हम लेते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स और होती हैं, जैसे एक आ जाती है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम, 1 पिको नैनोकूलम, फिर आता है हमारे पास 1 पिकोकूलम, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ कूलम, और इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻⁹ कूलम,
और इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻⁻12 पूरा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बच्चों अब हमारे सामने हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, देखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देखो बच्चों क्या है ना कि अभी तक हमने ये देखा है कि चार्ज कैसा है, चार्ज की डेफिनेशन हमने देख ली है, ठीक है, उसकी और वैल्यूज को हमने जान लिया है। अब उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो कैसे, उसका जो उसका नेचर होगा वो कैसा होगा, वो कैसे काम करेगा, उसके ऊपर कौन से लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे, कैसे वो चलता है, क्या उसको हम ऐड कर सकते हैं, क्या जब वो मोशन के अंदर होगा तो कैसा होगा, उसके ऊपर कौन सा लॉ काम कर रहा है, वो सब हम जानेंगे। उनमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब जो चार्जेस हैं क्या हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है चार्जेस इज ए स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना भूल भी गया था कि जो चार्ज है वो कैसी प्रॉपर्टी, जो चार्ज है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसका आंसर है कि सर जो हमारा चार्ज है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव एंड टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हम उसको ऐड कर सकते हैं, और जो टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट। जितने भी चार्जेस, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, या कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है, और जितने भी चार्जेस हैं वो सभी किसके इक्वल होंगे, मतलब इक्वल होंगे, ठीक है, एंड टोटल चार्ज ऑन इट ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट। तो जितने भी चार्जेस होंगे वो सभी क्या होंगे, एल्जेब्रिक सम होंगे, ठीक है। इसी में हमें बताया गया है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर एडेड लाइक द रियल नंबर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं हम उनको जैसे रियल नंबर को जोड़ते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास +2 चार्ज है और इसको ऐड करना है +2 चार्ज और, ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे और इसका आंसर आएगा 4Q चार्जेस, ठीक है, 4 चार्जेस आ गया। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आ गया वो कितना आता, 0, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी के ऊपर 0 होता है, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो जब हम उन चार्जेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो चार्ज आता है, मतलब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होता है। और वैसे भी हम ये भी कह सकते हैं कि जो चार्जेस जो है उनका जो एल्जेब्रिक सम है, ठीक है, जो चार्जेस का एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक बॉडी है उसके ऊपर Q1 चार्ज है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, देखो हमने बताया भी है Q इक्वल्स टू, जैसे टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड करना है तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3 प्लस डॉट 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 Qn, जो n चार्जेस तक अगर हम जाते हैं, ठीक है, और इन सभी का सम अगर हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं, L जब समीशन Qn इक्वल्स टू हम 0 भी लिख सकते हैं कि ये सभी किसके इक्वल हो सकते हैं, 0 के इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है उसके ऊपर हो सकता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हों, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। अब देखो अगला जो हमारा अगली जो प्रॉपर्टी है चार्जेस की वो है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी चार्ज जो होता है, जो भी चार्ज होगा वो पहली चीज उसके पास ये फ्रीडम होगी कि वो अपना रेफरेंस सिस्टम चूज कर सके, ठीक है। एक चार्ज के पास इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपना रेफरेंस सिस्टम खुद से चूज कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कहा है इसने कि हमारे पास जो भी चार्ज होगा उस वो मोशन के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिएगा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q of a particle does not depend on the speed of the charge, ठीक है। तो जो वैल्यू है चार्ज की, जो वैल्यू है वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज एट रेस्ट, जितना चार्ज हमारे पास रेस्ट के ऊपर है उतना ही चार्ज हमारे पास किसमें होगा, मोशन में होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं चार्ज Q रेस्ट इक्वल्स टू Q मोशन, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक केस भी आता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है अगर वो स्पीड लाइट से चल रहा है तो तब भी क्या ऐसा होगा, तब ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन वो आप सभी ने पढ़ा हुआ है,
ठीक है, जैसे मास के लिए होता है वैसे ही चार्ज के लिए भी होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए बेसिकली क्या कहते हैं, चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो चार्ज है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम एक चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास आखिरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो आ गई। तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इससे पहले हमने एडिटिविटी देख ली है, ठीक है, इनवेरियंस देख लिया है, कंजर्वेशन लो देख लिया है। अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, लास्ट क्वांटिटी, ठीक है, इसी के अंदर हमें एक फॉर्मूला फाइंड होता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे क्वेश्चंस को लेके, मतलब उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट लम्प्स और पैकेट्स नॉट कंटिन्यूस, जो ये लम्प्स और पैकेट्स हैं ये कंटिन्यूस नहीं है, इट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड, द स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। तो देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो लूप, मतलब जो चार्जेस है, अगर मैं आपको नॉर्मली समझाऊं तो जैसे चार्जेस होते हैं वो एक छोटे पैकेट और लूप्स के अंदर होते हैं जो एक के बाद एक जाते हैं। ऐसे नहीं कि पहले एक चार्ज गया फिर दूसरा गया फिर तीसरा गया, ऐसा नहीं होता है। वो एक मतलब पैकेट के अंदर जाते हैं, जैसे 3 चार्जेस 2 चार्जेस ऐसे करके एक साथ जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ये हमारा Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहाँ पे N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और E हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारे E की वैल्यू है ये भी हमें पता है क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारे E की वैल्यू आ गई है, ये हो गया है। N की जो वैल्यू है वो है 0 1 2 3 ऐसे एंड तक चलती रहती है। ठीक है, अब इसी चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि ये नीचे हमने लिखा हुआ है। हम इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी बात करते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। देखिएगा, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मतलब कोई एक बॉडी है वो हर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड वो कितने चार्जेस को दे रही है, बाहर निकाल दिया अपने अंदर से, वो कितने हैं, 10 की पावर 9। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितना टाइम लगेगा उस बॉडी से 1 कूलम चार्ज को बाहर निकलने में, ये हमसे पूछा है। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, पहले हम वो देखते हैं। हमें 1 सेकेंड क्या बताया है कि 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, N की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर 9 इंटू में E की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यहीं से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 9 कूलम। मतलब जो 1 सेकेंड में ये बॉडी चार्ज बाहर दे रही है, निकाल रही, गिव कर रही है, वो हमारे पास आ चुका है। बट हमें फाइंड करना है कि 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना टाइम लगेगा भाई, हमें ये फाइंड करना है एक्चुअली। तो देखो इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। हमारे पास Q की वैल्यू आपको दिख गई होगी, Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। Q की वैल्यू जो है वो है हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर 9 कूलम माइनस 10 कूलम, माइनस 10 कूलम, ये हमारे पास आ चुका है। तो भाई हमारे पास चार्ज आ चुका है, हमारे पास टाइम है, हमें ये पता है और हमें 1 कूलम चार्ज अगर निकालना है तो यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं। देखिएगा, देखो इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1 कूलम चार्ज के लिए फाइंड करना है। तो 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ये जो चार्ज है अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखिएगा क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस माइनस 10 की पावर माइनस 11 को ऊपर लेके जाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन में 16, और इसी को और अच्छे से सोल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं 100
इंटू 10⁹ अपॉन में 16, 100 के अंदर अगर 16 का भाग देते हैं तो आता है 6.25, ये हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 कूलम्ब चार्ज, ये सेकंड इतना टाइम लगेगा हमें, ठीक है। तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकंड। इतना टाइम हमें 1 कूलम्ब चार्ज को फाइंड करने में, मतलब इतना टाइम लेगा ये बॉडी, इतना टाइम लगाएगी 1 कूलम्ब चार्ज को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए। अगर आप चाहो तो इससे आगे भी सरल कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर हमें डिवाइड कर देना है 365 इंटू 24 इंटू 3600, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक आंसर और आ जाएगा, जो कि होगा हमारा, इसको सोल्व करने पर आता है 198.18 ईयर्स, ठीक है। इतना टाइम लगेगा। सोच लो कि कोई भी बॉडी है, अगर वो इतना चार्ज डेवलप कर रही है, मतलब इतना चार्ज वो गिव कर रही है, तो 10⁹ बहुत ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है। तो 1 कूलम्ब इससे भी कितना ज्यादा होगा, ठीक है। 1 कूलम्ब चार्ज को इसको बाहर निकालने में कम से कम 198 साल 198 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे सामने नेक्स्ट अगला अपना जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो देखो कूलम्ब्स लॉ, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर मैं आपको वैसे बताता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो अभी मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज और है, ठीक है। ये हमारे पास Q2 चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R आ गई। अब ये जो चार्जेस है, यहाँ पर कूलम्ब जो है एक साइंटिस्ट, उसने ये हमारे सामने एक डेफिनेशन दी हुई है, एक फॉर्मूला हमें ड्राइव करा। तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो चार्जेस हैं इनका जो नेचर है वो कैसा है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाए कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, बट उन्होंने माना कि दोनों टाइप का यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास Q2 चार्ज है, तो हम इसको कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है, सॉरी, तो यहाँ पर हमें ये बोला गया कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इन दोनों मैग्नीट्यूड्स के, ठीक है, मल्टीपल के, मतलब मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और इनकी जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट इसकी स्क्वायर लेंगे। जैसे हमारे बताया गया कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की। तो देखो इनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2, और ये इनका प्रोडक्ट हो गया, मतलब अपना मल्टीपल हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हम करें। और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम ऐसे लिखेंगे 1/r, बट r जो है उसके लिए इन्होंने क्या कहा, डिस्टेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारे पास इन्होंने बताया। इस डेफिनेशन से हमारे पास ये निकल के आता है। इस फॉर्मूले को हम और आगे जब लेके जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। हमेशा याद रखना बच्चों, क्या होता है जब भी कैसा भी फॉर्मूला होगा जहां पे प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाता है, उस सिंबल को जब भी आप हटाओगे तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे हम k से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो F इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r²। तो अब यहाँ पे ये सवाल आया कि सर क्या k की भी कोई वैल्यू है? बिल्कुल बच्चा, देखो k की यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, k इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये k की वैल्यू होगी,
अगर इसका मैथमेटिकल वैल्यू देखें तो क्या होगा भाई? सर मैथमेटिकल वैल्यू भी होगी क्या? बिल्कुल बच्चा, बहुत अच्छी मैथमेटिकल वैल्यू होगी, जो कि क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से ये जो हमने ड्राइव करा है ना, इसका जो है यूनिट है ये, ऐसा यूनिट हमारी जो बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई, बहुत बढ़िया सर। ये वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो सर हम कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू निकली कैसे? यहाँ पे एक्सेलेंट का मान क्या है? मतलब हमें पता है कि 4 तो 4 रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू, पाई की वैल्यू भी हमें पता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सर एक्सेलेंट नोट जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे भी एक वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, जो कि हमारी क्या होगी? एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आ गई। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, और जो हमारे पास के जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास एक आ गई है। ठीक है, दैट्स इट। इसके आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक दैट। बट हम इसको यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ये हमारा फॉर्मूला कूलम्ब लॉ के लिए आ गया है। ठीक है, ये तो बच्चों अभी देखो हम जो है हमारे जो एप्सिलॉन नोट आया था, हम उसका क्या निकालने वाले हैं? डायमेंशन फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? देखो बच्चों, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास था। अब हमें जो एप्सिलॉन नोट है इसकी हमें क्या निकालना है? डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हम एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाते हैं और एफ को इधर ले जाते हैं और इसको गायब कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में एफ आर स्क्वायर, ऐसा हम कुछ लिखेंगे। साथ के साथ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बता देंगे कि जो हमारा Q1 है, जो हमारा Q1 है ये क्या है? Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू Q1 Q2 सॉरी Q1 और Q2 की जगह सेम चीज वैल्यू रखेंगे Q, तो हमारे पास आ जाएगी Q स्क्वायर अपॉन में F इंटू में R स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा Q जो होता है इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होती है वो होती है F M नोट L नोट T1 A1, ये हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही हमारे पास जो फोर्स है, F क्या है? फोर्स है। फोर्स का भी एक डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं, क्या है? M1 L1 T-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे R क्या है? डिस्टेंस, तो हम R के लिए क्या ले लेंगे? L2, ये हमारे पास आ गया। अब इन सभी के वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू M नोट L नोट T1 A1 का स्क्वायर अपॉन में M1 L1 T-2 और हमारे पास L है, तो इस L को ही लिख लेते हैं, तो इस L को भी लिख लेते हैं L2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हाँ L2। अब देखो, अब इसको और अच्छे से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिएगा, ये L2 यहाँ पे एक L और है, L3 बन जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का L3 हो जाएगा। ऐसे ही M1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m-1 l-3, ये माइनस का 2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, लेकिन यहाँ पे ये 2 है और तो 2 ये भी हो जाएंगे, तो 2 और 2 फिर मिलकर क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, तो T4 और A2 हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जिसे हम परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास आ चुका है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ की भी क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी, बेसिकली वो लिमिटेशंस आ जानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, देखो क्या क्या लिमिटेशंस थी वो भी देखो। पहली थी नॉट एप्लीकेबल टू चार्ज एट मोशन, अगर कोई भी चार्ज मोशन के अंदर होगा तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब चार्जेस मोशन करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपने साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। तो वहां पर जो चार्ज कूलम्ब्स का लॉ है वहां पे फेल हो गया था, ठीक है, उसने वहां पे काम नहीं करा। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, नॉट स्पेसिफिक द नेचर ऑफ चार्जेस एंड फोर्स, यहाँ पर जो कूलम्ब है वो फेल एक जगह और हुआ, दूसरी जगह कौन सी थी, उसने ये नहीं बताया कि जो चार्ज है वो किस नेचर का है, कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ना ही उसने ये बताया कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो रिपल्सिव है या सिर्फ रिपल्सिव फोर्स लगेगा या सिर्फ अट्रैक्टिव ही लगेगा। जैसे अगर हम ये देखें, हमें पता है कि प्लस चार्ज है और दूसरा अपने पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है, हम देख के बता देंगे कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, और यहाँ पर जो अगर प्लस आ गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिपल्सिव आ जाएगा, ये हमें देख के पता चल रहा है। बट जो कूलम्ब था उसने वो नहीं बता पाया इस चीज को, ठीक है, ये बाद में डिस्क्राइब हुआ, ठीक है। थर्ड है अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज ओनली, जो ये फर्स्ट वाली जो हमारे पास एप्लीकेशन है, जो कि ये है हमारी, जो कि मोशन के लिए बता रहा है कि ये मोशन के लिए काम नहीं करता, मतलब ये किसके लिए काम करता है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। जो पॉइंट चार्ज नहीं ना, बिल्कुल पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट है मतलब यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन मान लीजिए कि अगर चार्ज मोशन में नहीं है, स्टेशनरी कंडीशन है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, अलग से थलग से एकदम अकेला पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलम्ब्स, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम इसको जानेंगे अच्छे से, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड बहुत कुछ हम पूछे जाते हैं। देखिएगा कि आप मान लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पर है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ से इस पॉइंट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो R1 ले लेते हैं, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी R2 आ गई, ठीक है, और यहाँ पर हमारा Q1 चार्ज है और यहाँ पर हमारा Q2 चार्ज, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारा चार्ज है Q1, ये एक फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो हम ये मानते हैं कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो F12 हम लिखते हैं, और ये जो डायरेक्शन होगी, इधर वाली जो डायरेक्शन होगी, तो इस तरफ हम जा रहे हैं ना, तो ये आ जाएगी हमारे पास R12 वेक्टर, क्योंकि एक से हम दो की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही जो Q2 चार्ज है वो Q1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे F21 वेक्टर, और ऐसे ही ये जो है, ठीक है, इधर से इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा R21 वेक्टर, ये हम डिनोट करते हैं, ये हमारा होगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम पहले एक चार्जेस के लिए, फर्स्ट चार्ज के लिए हम अपना फोर्स देख लेते हैं, वो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू क्या होगा। देखो Q1 जो चार्ज है, अगर हम माने कि जो Q1 चार्ज है वो Q2 के ऊपर, Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, Q1 चार्ज जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे F12 इक्वल्स टू K की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12, ठीक है, वेक्टर का मोड का स्क्वायर इनटू में R12 कैप। R12 कैप ये जो है ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, जो कि हमारी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहीं से ये जो हमारा है
R12, इसी से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो हमारे पास R1 है, R12 कैप जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 कैप को हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो R12 कैप होगा वो यूनिट वेक्टर होती है, जिसे हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मोड, हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, अगर हम इसकी वैल्यू ये पुट करते हैं, जब यही है R12 वेक्टर Q इनटू में, सॉरी स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देते हैं, वैल्यू आपको पता ही चल रही है कैप, ठीक है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, इसको भी अगर चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहीं रखना चाहो तो यहीं भी रख सकते हो, क्योंकि हमें पता तो चल गया है इनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। वैल्यू को पुट कर देते हैं, काम करते हैं, तो यहीं पे करते हैं, हम क्या करेंगे R12 कैप वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मोड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा F12 वेक्टर, मैं R12 की वैल्यू को यहीं पे पुट कर रहा हूँ, देखिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में। अब देखो ये R12 है, ये भी R12, दोनों मोड के अंदर Q हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R12 वेक्टर, सॉरी Q हो जाएगा पहली चीज तो ये, और R12 की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ R1 माइनस R2 वेक्टर Q इनटू में R1 माइनस R2 वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं तो ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो सके, है ना। तो हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर Q R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये F12 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा सेकंड चार्ज है इसके वजह से भी हमारे पास एक फोर्स आएगा, जो कि हम क्या लिखेंगे देखिएगा, जिसे हम क्या लिखेंगे देखिए, हम उसे भी सेम टू सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो देखो F21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर मोड के स्क्वायर इनटू में R21 कैप। वही यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भी देखो हम वैल्यूज को लिख देते हैं, R21 वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर, और R21 कैप इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मोड, हम ऐसा लिखेंगे। अब इन वैल्यूज को हम फिर से यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास आ जाएगा Q1 में डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसकी जगह पे हम इसको पुट करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, और फिर इनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो R21 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो इन दोनों की अगर हम क्या करें, एक टाइप से हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, और तो यहाँ पे अंदर जो चीजें वो चेंज हो जाएंगी, हम क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 लिख सकते हैं फिर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी बन रही है, इसकी बन रही है ना, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाद में हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ यार थोड़ा बहुत, ये लाइन मिटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, सॉरी F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर, ये हमारे पास आ चुका है।
तो बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio of force between two charges in air or vacuum. Force in medium when placed same distance apart. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दो चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक बार जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एयर के अंदर मतलब नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी बार हम किसी चार्ज को किसी मीडियम के अंदर रख दे रहे हैं और फिर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है हमारे पास, क्या है देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम और एयर मतलब F और फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम FM। तो देखो फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम, मीडियम के लिए हम क्या लिखेंगे? FM इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है ना, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन लिख लेते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं? अपना मीडियम। ये किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी होती है, ठीक है। और जो आगे जो होगा हमारा Q1 Q2 अपॉन R², ये सिमिलर रहेगा। ऐसे ही जो हमारा फोर्स है वैक्यूम और एयर के लिए, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, वो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसे हम एप्सिलॉन R के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं पर एप्सिलॉन R मिलेगा, कहीं पे आपको K भी मिल सकता है, या फिर हम इसको K के थ्रू भी डिनोट करते हैं। अब देखो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 से ये कैंसिल हो जाता है, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। अब ये एप्सिलॉन है, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ गया। यहीं से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो परमिटिविटी जो है वैक्यूम की, सॉरी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो ही क्या कहलाएगा? हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और यहीं से अगर आप इसकी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जो कि क्या होगी? इसकी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि जब हम एप्सिलॉन की एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, दोनों को पुट करेंगे दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये एक डायमेंशन लेस यूनिट होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी हम है ना अपना एक क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -q1, कोई पार्टिकल है जिसका मास हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक पार्टिकल है, उसका मास हमें दे दिया कि जो पार्टिकल है उसका मास m है, जो कि चार्ज कैरी कर रहा है। कैसा चार्ज? कैरिंग चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड एक चार्ज +q2, मतलब जो अपना -q1 चार्ज है वो q2 चार्ज के अराउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अंदर है, मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर वो क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। रेडियस r प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज -q अबाउट +q इज गिवन बाय, ये हमें दिया हुआ है, t = 16 पाई q एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन में q1 q2, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें इसी को क्या करना है? प्रूव करना है। हमें इसे क्या करना है? प्रूव करना है। और हमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके ऊपर जो चार्ज है -q, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किसके अराउंड कर रहा है? मूव +q चार्ज के मूव अराउंड कर, मतलब घूम रहा है वो, ठीक है। और एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है। तो जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस जो है वो r में दी गई है, तो दैट और उसी के कारण यहाँ पे क्या आ रहा है? एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि Q1 Q2 के चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है सराउंडिंग में। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये अपने पास रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज आ रहा है, ठीक है। मतलब
पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आ रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा जो कि कूलम्ब्स लॉ से आ जाएगा, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। एक जगह पर ये है, दूसरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ पे है तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, क्योंकि दोनों पास नहीं आ रहे, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे कूलम्ब्स के लॉ से जो अपना Q1 और Q चार्ज के Q1 और Q2 जो चार्ज है इसके बीच में जो फोर्स होगा वो हम अप्लाई करेंगे, वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू जो हमारे पास अपनी जो क्या होगी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा इक्वल्स टू इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि हमारा क्या होगा mv स्क्वायर अपॉन R, यह जाएगा यहाँ से R, ये एक R कैंसिल हो जाएगा, और V की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, ये आ जाएगा हमारे पास, ये V स्क्वायर है, V की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई तो टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे, क्या है देखो T इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई R अपॉन में V, ये हमारा टाइम पीरियड होता है, हमें पता है, ठीक है। तो T इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई R, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m R स्क्वायर अपॉन में क्या है Q1 Q2। अब ये जो है 2 पाई R, ठीक है, इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा T इक्वल्स टू, अंदर जाएगा तो ये पूरा का पूरा अंदर जाएगा तो क्या क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ ये है, यहाँ पे R आया, ठीक है, क्योंकि देखो ये R स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमारे R से R कैंसिल हो गया था, mR ये आ गया। अब ठीक है, अब देखो अब हम इसको अंदर लेके जाते हैं तो हमारे पास ये 2 है, ये 4 हो जाएगा, 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 16 हो जाएगा, पाई है अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा तो पाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट R है तो अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो R क्यूब बन जाएगा, m R क्यूब अपॉन Q1 Q2। तो यही हमारा क्या है टाइम ऑफ पीरियड होगा, रिवोल्यूशन का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो हमारे पास आ गया है। हमें इसी चीज को प्रूफ करके बताना था और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इसका टाइम ऑफ पीरियड यही होगा, और ये जो है हमारा आंसर सही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है प्रूफ करने के लिए, बट कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं दिया हुआ होता और ऑप्शन में दिए हुए होते हैं और हमें प्रूफ करना होता है, तो आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है बच्चा। अब तो बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेस मतलब एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पहली चीज तो ये होगी। और इसी लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, देखो बच्चों, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन ए number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the force exerted on it due to all other charges। यहाँ पर सिंपल ये बताया गया है कि कोई एक चार्ज होता है जिसे हम कॉमन लेते हैं, जैसे कोई एक अपन स्टेशनरी कंडीशन के अंदर, या एक हम कॉमन चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, जो कि होगा हमारा कोई भी Q नोट चार्ज हो गया, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ होगा Q नोट चार्ज, ठीक है, हमने एक ले लिया। अब उस चार्ज के ऊपर क्या कर रहे हैं, और अदर जो चार्जेस हैं वो उसी चार्ज के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेस, मतलब एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो जैसे
कि हमारे पास ये पॉइंट O हो गया और हम एक Q1 चार्ज यहाँ ले लेते हैं, Q2 यहाँ ले लेते हैं और एक Q0 चार्ज जो है हमारा वो हम यहाँ ले लेते हैं, सॉरी ध्यान रखते हैं, Q1 यहाँ लेते हैं, Q2 यहाँ लेते हैं, Q0 थोड़ा और आगे ले लेते हैं, Q0 और यहाँ ले लेते हैं Qn। ठीक है, हम ऐसे इन चार्जेस को मान लेते हैं और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, ये हो गई R1, ये हो गई हमारी R2, नीचे लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी R2 और ये हमारे पास जो डिस्टेंस आई है ये R0 हो जाती है और ये एक और डिस्टेंस है जो हमारी है Rn, ये हो गया। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखो ये जो चार्ज है ये हमारा स्टेशनरी चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, ये सभी चार्जेस जो है यहाँ पे और भी चार्जेस आप ले सकते हो, Q1 से स्टार्ट होकर Qn तक बहुत सारे चार्जेस आप यहाँ पे मान सकते हैं, बट हमने सिर्फ 3 चार्ज दिए। अब जो ये Q1 चार्ज है ये भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी F01। F0 पर कौन फोर्स लगा रहा है, 1 लगा रहा है इसलिए। ठीक है, ऐसे ही जो Q2 है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F02 और ऐसे ही यहाँ पर एक फोर्स ये लगा रहा है F0n और एक Qn और ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी R3, Q3 हमने एक और ले लिया, तो ये जो है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F03। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज ये ध्यान जरूर रखनी है हमें कि जैसे Q1 Q0 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे ही Q2 Q0 के ऊपर Q3 भी लगा रहा है, ये Qn भी लगा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज जैसे Q1 की वजह से Q0 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक तो ये फोर्स, और जैसे हमारे पास Q2 और Q0 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब दो अलग अलग चार्जेस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स जो है जैसे F01 और F02 है वो एक दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ये बात भी हमें याद रखनी होगी। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब जब एक चार्ज के ऊपर इतने सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, इन सभी का अलजेब्रिक सम कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे F लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 प्लस F0n, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कूलाम का लॉ है वो हम यहाँ पे एक एक करके अप्लाई करते हैं। जैसे F01 के लिए करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि Q1 Q0 अपॉन में R01। हाँ, इनकी डायरेक्शन हमने नहीं बताई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, R01 का स्क्वायर इंटू में R01 कैप। जैसे Q1 से Q0 की जो डिस्टेंस होगी वो R01 होगी, Q2 से Q0 की डिस्टेंस R02 होगी, ऐसे ही Qn से Q0 की जो डिस्टेंस होगी R0n होगी, Q3 से Q0 की डिस्टेंस R03 होगी, ऐसे। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे कि Q1 Q0 अपॉन में R02 का स्क्वायर इंटू में R02 कैप प्लस K Q3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, Q3 Q0 अपॉन में R03 स्क्वायर इंटू में R03 कैप प्लस R0 सॉरी K Qn Q0 प्लस डॉट 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 प्लस दिया जाएगा अपॉन में R0n स्क्वायर इंटू में R0n कैप, ये आ गया। अब हम इन सब का क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू समीशन, यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे K Q0 ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों को हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में सॉरी Q0 अपॉन में
क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ गया है। हमारे पास जो अंदर बचा हुआ है वो क्या है, Q1 अपॉन में R नॉट 1 स्क्वायर इंटू में R नॉट 1 कैप प्लस Q2 अपॉन में R नॉट 2 स्क्वायर R नॉट 2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस QN अपॉन में R नॉट N मोड का स्क्वायर इंटू में R नॉट N कैप। ये अंदर हमारे पास बच जाता है। इसी को अगर हम और लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब देखो F इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इक्वल्स टू 1 से N तक चला जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं QI अपॉन में R नॉट I इंटू में R नॉट I कैप। ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, सुपर प्रिंसिपल पोजीशन जो है वो हमारे पास आ चुका है। ये हमारा तो बच्चों देखो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। देखो ए इनफिनिट नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, इनफिनिट नंबर बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, जिन सभी चार्जेस की वैल्यू Q है और वो सभी चार्जेस कितने कूलम के हैं, 4 माइक्रोकूलम के हैं, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं और अलोंग एक्स एक्सिस एट 1 मीटर x इक्वल्स टू 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन, ऐसे अनंत तक मतलब इनफिनिट तक रखे हुए हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ ए 1 कूलम। हमें 1 कूलम चार्ज को जो कि हमने वहां पर प्लेस करा है, प्लेस एट द ओरिजिन, जो ओरिजिन है उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज को प्लेस करने में जो फोर्स लगेगा हमें वो फाइंड करना है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये IIT के अंदर पूछा हुआ है, शायद 95 के समथिंग पूछा हुआ है, तो देखता हूँ। हाँ, IIT के 1995 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं, देखो क्या है, हमें क्या दिया हुआ है। हमें एक तो Q की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, Q इक्वल्स टू, एक मिनट यहाँ से लिखते हैं, Q इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये हमें दिया हुआ। तो 4 माइक्रोकूलम हमें दिया हुआ है, हमें इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। जो माइक्रोकूलम होता है उसको, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। ये Q की वैल्यू दी हुई। अब हमें जो टेस्ट चार्ज है मतलब Q नोट जो है उसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, Q नोट इक्वल्स टू क्या है 1 कूलम, और जो हमारे पास क्या आएगा उसकी वैल्यू भी हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आया था F इक्वल्स टू Q नोट, सॉरी एक चीज और मैं बताना भूल गया, वो क्या है x की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है, x इक्वल्स टू 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर और आगे तक, ये 3 डिस्टेंस दी हुई है। एक और दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर और 8 मीटर, 8 मीटर, ये हमें बताया हुआ है, ठीक है ना। देखो ये दे रखा, डिस्टेंस हमें दी हुई है तो मैंने डिस्टेंस एक साइड में लिखी है। अब देखो अब हमें फोर्स फाइंड करना है, तो वही हम अपना जो सुपर प्रिंसिपल पोजीशन है उसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं K Q नोट Q अपॉन में कुछ भी नहीं, समीशन क्या है हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर आएगा, तो वो अपने पास पहला क्या है 1 है, तो अपन वैसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में x1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर मान लो प्लस 1 अपॉन x3 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज x1 x2 x3 x4 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा ऐसे लिख देते हैं x1 इक्वल्स टू 1 x2 इक्वल्स टू 2 x3 इक्वल्स टू 4 और x4 इक्वल्स टू 8, ऐसे हम लिख देते हैं 1 मीटर 2 मीटर 8 मीटर, यहाँ पे भी मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो f इक्वल्स टू
K की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। Q नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम है और Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -6 समीशन, ठीक है। समीशन को हम हटा देते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि 3 ही वैल्यू है, आगे इन्फिनिट तक तो है नहीं, समीशन इन्फिनिट तक ले जाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो हम यहीं से ऐसे ही कर लेते हैं 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस x3 के प्लस 1/x4 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो f इक्वल्स टू अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं 36 इंटू 10 की पावर 3 और यहाँ पर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 64, ये आ जाएगा। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36 इंटू 10 की पावर 3, इसको सोल्व करते हैं तो 4 इंटू 3 आता है, इंटू में 4/3, इसको सोल्व करने पर ये आएगा, ठीक है। अब और भी आगे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 48 इंटू में 8 की पावर 3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पॉइंट वो जो है इधर होने की बजाय हम इसको इधर ला सकते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। मतलब इसमें पॉइंट लगा देंगे तो इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, F की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इतना फोर्स, इतने न्यूटन फोर्स जो है हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो हमारा जो नया क्वेश्चन है ये क्या है देखते हैं। तो देखो, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P एंड S, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक P है हमारे पास और एक S है, ठीक है, विद चार्ज Q। दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, सेम क्वांटिटी के अंदर चार्ज है जो कि हमारे पास Q है, ठीक है। रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक के पास पॉजिटिव है तो एक के पास नेगेटिव है, बट बताया नहीं है कि किसके पास कौन सा चार्ज है। जैसे P के पास पॉजिटिव है या S के पास नेगेटिव है, ये हमें नहीं बताया, ठीक है। ईच अदर विद ए फोर्स 60 न्यूटन, मतलब जो इनके बीच में तो फोर्स अप्लाई हो रहा है FPS, जो हमारे पास FPS है, ठीक है, जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है P और S के बीच में, वो क्या है 16 न्यूटन है, ये हमें दिया है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R। अब इन दोनों चार्जेस के पास हम क्या करते हैं, एक और थर्ड तीसरा चार्ज लेके आते हैं, जो कि कैसा है, जो कि एक अनचार्ज मतलब जो तीसरा जो हमारे पास स्फीयर है वो अनचार्ज है, ठीक है, और इज सक्सेसफुली ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द टू स्फीयर्स, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन P एंड S इज। तो जो नया फोर्स अब जो डेवलप होगा वो क्या होगा। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, हमारे पास एक चार्ज है P, एक स्फीयर है जिसका चार्ज है P, ठीक है, P स्फीयर है, इस पे चार्ज Q है, ठीक है, और एक और हमारे पास स्फीयर है जो S है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है FPS, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 16 न्यूटन। बट अब हम एक अनचार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे अनचार्ज बॉडी को लेके आ रहे हैं जो कि है R। तो जैसे ही हम एक अनचार्ज पार्टिकल को एक चार्ज पार्टिकल के पास लेके आते हैं तो ये क्या होगा, अनचार्ज पार्टिकल चार्ज हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जब अलग करा जाएगा, जैसे हमने क्या करा, हम R को P के पास लेके आ जाते हैं, R स्फीयर जो है उसको P स्फीयर के पास लेके आते हैं, तो इस R स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ये P स्फीयर के पास आएगा तो
तो ये एक चार्ज क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब जब दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो Q को जब हम डिवाइड करते हैं तो R जो है इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही जब अब जो ये चार्ज अब जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी जो थी वो एक चार्ज बॉडी बन चुकी है। अब इस चार्ज बॉडी को जब हम S के पास लेके आते हैं तो ये फिर से क्या होगा, दोनों मर्ज होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर Q/2 है, तो ये Q/2 और अपने पास जो Q है, ये दोनों मिलकर जो टोटल चार्ज होगा इन दोनों स्पेस के ऊपर वो हमारा क्या हो जाएगा, 3Q/2 ये हो जाएगा। अब इस चार्ज बॉडी को, ये जो चार्ज बॉडी है, जब ये अलग हो गए यहाँ से तो क्या होगा, दोनों का टोटल चार्ज कितना है, 3Q/2 है, ठीक है। अब ये दोनों जब अलग होंगे, डिवाइड होंगे, तो इसके ऊपर एक नया चार्ज आ जाएगा जो कि क्या होगा, मतलब इसके ऊपर भी एक नया चार्ज आएगा और इस पे भी एक नया चार्ज आएगा। तो जो हमारी R है इस स्पेयर के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 3Q/4 ये नया चार्ज आ जाएगा क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब जब ऐसा हो रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पर जो P जो था, पहले जो P स्पेयर था इसके ऊपर Q चार्ज है, अब इसके ऊपर Q चार्ज नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, Q/2 आ गया है। और ऐसे ही यहाँ पर जो चार्ज है वो भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये पहले मर्ज हो गए थे, अब ये अलग हुए हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज आ गया है ये 3Q/4 आ गया है, ये हमें पता चल चुका है। और साथ के साथ हमें क्या दिया गया है, हमें ये भी बताया गया है कि P और S जो है इनके ऊपर पहले क्या चार्ज था, Q चार्ज था। तो जो F फोर्स है PS का ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q² के। इतना हम सबको पता चल चुका है। अब जब इनके ऊपर एक नया चार्ज आ चुका है तो हम उस चार्ज से रिलेटेड जो हमारा फोर्स है हम वो फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि F इक्वल्स टू Q1 Q2 K Q1, जो जैसे ये लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, Q/2 इंटू में Q/3 Q/4, यहाँ से K को हटा देते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इनको जब हम करेंगे तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे F इक्वल्स टू Q/2 इंटू में 3Q/4 इक्वल्स टू 3Q²/4, 4 नहीं आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ आएगा 8, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, अब हमें पता है कि Q² जो है वो किसके इक्वल है, FPS के प्रोपोर्शनल, और FPS की वैल्यू 16 न्यूटन है, तो Q² की जगह पे हम 16 न्यूटन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/8 इंटू में 16। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 8 1 8 2 16, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। जो अब नया फोर्स यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा वो नया क्या होगा, 6 न्यूटन होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस D and placed in a medium of dielectric constant K what will be the equivalent distance between charges in air for the same इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमें एयर के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है, ये इसने बताया है। और हमें दिया हुआ है कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है D, जो कि ये चार्जेस कहां पर हैं, ये एक मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के अंदर ये रखे हुए चार्जेस, ठीक है। तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हुआ। अब हमें एयर की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो हमें पता है बच्चों कि एप्सिलॉन R, जिसे हम K भी लिखते हैं, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये होती है परमिटिविटी ऑफ एयर। तो हम यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ही। एप्सिलॉन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि एयर और मीडियम इन दोनों की क्या है कि जो फोर्स का जो है हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो हम लिखते हैं F एयर इक्वल्स टू F मीडियम। तो हम क्या लिखेंगे, F एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे R की जगह D ले लेते हैं, D स्क्वायर, इसी का D हमें फाइंड करना है तो D एयर ले लेते हैं, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन आ जाएगा क्योंकि मीडियम है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू
इनटू में Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर, जो कि ये मीडियम के अंदर होगा। और हमें पता है कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास ये भी है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर एयर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर की जगह पे आप के भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर मीडियम, ये हमारे पास आ गया है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q नॉट से हमारा Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है डी 1/डी स्क्वायर एयर इक्वल्स टू 1 में के डी स्क्वायर, मीडियम लिखना रहने देते हैं। अब देखो इसको अगर हम अच्छे से और सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं, इसको इनको चेंज कर लेंगे, ऊपर की तरफ भेज देंगे या फिर इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर ए एयर इक्वल्स टू के डी स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो डी एयर इक्वल्स टू अंडर रूट के डी स्क्वायर, इसी को आगे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी अंडर रूट के। एयर डी एयर इक्वल्स टू डी अंडर रूट के, ये हमारा आंसर आ गया है। जो डिस्टेंस है एयर के लिए वो ये होगी, तो जो हमारा आंसर है वो ये राइट होगा A1।